नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय भंडेरा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चीन की जलवायु के विषय में। जैसा कि मैंने आपको पिछले YouTube जो वीडियो हैं उसमें चाइना के बारे में, उसके भौतिक स्वरूप के बारे में आपको परिचय करवाया। उसके बाद में वहाँ के अपातंत्र की भी हमने चर्चा की और अब हम चीन की जलवायु के विषय में चर्चा करेंगे। देखो, जनरल सी बात, मैंने जो चाइना का आपको सबसे पहले जो परिचय दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि चीन जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़े आकार का है। क्षेत्रफल इसका काफ़ी ज़्यादा, लगभग मैंने बताया था कि ये 96 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। धरातलीय दृष्टि से काफ़ी अधिक विभिन्नताएँ वहाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ के लगभग 50% भाग पे पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार और पहाड़ियाँ हैं। 35% भाग पे पठारी भूभाग है और 15% भाग पे मैदान, और जो 50% पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बीच में या उनमें से 5 से 10% का पार्ट जो है ये गहरे गर्तों के रूप में या सागर तल से निम्न भूभाग भी वहाँ देखने को मिलते हैं। तो जब किसी क्षेत्र की आकार, जहाँ का किसी देश का आकार या किसी प्रदेश का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है और धरातलीय स्वरूप या उच्चावचों में काफ़ी अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वे भी काफ़ी अधिक भिन्नताएं लिए हुए होती हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि जो चाइना है उसकी जलवायु दशाओं में काफ़ी अधिक विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती है। चीन के विस्तार व उच्चावचीय विविधता एक स्थितिगत विशेषताओं के कारण जलवायु में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ हम देखते हैं कि डेजर्ट से लेकर के हिमाच्छादित प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ मानसूनी जलवायु से लेकर के तिब्बत तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ जलवायु की चरम दशाएं होने के बावजूद भी चीन की जलवायु मूल रूप से जो है उसमें मानसूनी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात ऋतुओं के अनुसार चीन की जलवायु में बदलाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो यहाँ की है वह चक्रवातीय रूप से जो वर्षा है वो प्रमुख रूप से यहाँ देखने को मिलती है। जब हमें ये पता है कि चीन का जो पूर्वी भाग है वह सागर के तटवर्ती भाग से संलग्न है, सागर तटीय है और प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, और उसका सुदूर जो पश्चिमी भाग है वह आंतरिक स्थलीय जलवायु या आंतरिक द्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय स्थिति वाला है। तो वहाँ की जलवायु कुछ भिन्न प्रकार की हमें देखने को मिलेगी। उसका उत्तरी भाग भी जो मंगोलिया से जुड़ा हुआ है या रूस से जुड़ा हुआ है काफ़ी अधिक, तो वहाँ की जलवायु दशाएं भी काफ़ी अधिक चरम मिलेगी। तिब्बत के पठार के बारे में भी हमने देखा। इस प्रकार से वहाँ काफ़ी अधिक जलवायु दृष्टि से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब हम जो जिक्र कर रहे हैं प्रमुख रूप से उसमें चीन की जो जलवायु की, उसमें हमारा जो जिक्र, अगर हम इसको सही तरीके से समझना चाहें शीघ्र रूप से, तो हम इसको ऋतुओं के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं। एक बार तो शीत ऋतु में हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि शीत ऋतु की क्या स्थिति होती है। शीत ऋतु में सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो स्वाभाविक है कि उत्तरी गोलार्ध में उसकी किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ेगी और उस समय में मध्य एशिया के भाग पे तापमान काफ़ी अधिक गिर जाता है। इस कारण से शीतकाल में जो मध्य एशिया, विशेष रूप से गोबी के डेजर्ट पे उच्च वायु दाब क्रिएट हो जाता है। इस उच्च वायु दाब के उत्पन्न होने से ठंडी और शुष्क हवाएं यहाँ से चलने लगती हैं, जो स्थल भाग से प्रशांत महासागर की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये हवाएं बहुत ही ठंडी होती हैं, जिससे उत्तरी और मध्य चीन में तापमान काफ़ी अधिक गिर जाता है। स्थिति यहाँ तक आ जाता है कि उत्तरी चीन का जो तापमान है वह इस ऋतु में हिमांक से भी नीचे चला जाता है और तापमान -10-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मध्य चीन में जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ का तापमान -24 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत ऋतु में उत्तरी चीन में जो है वह रेतीले जो है वो तूफान चलते हैं या आंधियाँ वगैरह चलती हैं। इस क्षेत्र में जब तेज़ हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो काफ़ी अधिक
जो बर्फीले तूफ़ान यहाँ चलते हैं शीत ऋतु में उत्तरी चीन में। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, ये रेतीले तूफ़ान की जगह बर्फीले तूफ़ान ये आना था, प्रिंट का है ये। तो ये हमने देखा कि शीत ऋतु में स्थिति कैसी होती है चाइना की, यानी शीत ऋतु में उत्तरी चीन में बर्फीले तूफ़ान चलते हैं। -12 डिग्री से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वहाँ गिर जाते हैं। ये स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। रेतीले शब्द की जगह आप इसको बर्फीले शब्द के रूप में देखें। अब हम इसका जिक्र करेंगे ग्रीष्म ऋतु का। इस ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे लंबवत जब चमकती हैं तो तापमान कुछ बढ़ जाता है, जिससे मध्य एशिया का भूभाग अत्यधिक तापमान प्राप्त करता है। और उच्चतम तापक्रम के कारण मध्य एशिया में इस समय निम्न भार का स्वाभाविक है कि तापमान बढ़ने के कारण से मध्य एशिया में वायुदाब काफ़ी अधिक गिर जाता है। ये ऋतु की अवधि अप्रैल से सितंबर तक सामान्यतः देखने को मिलती है और जून में भीषण गर्मी पड़ती है। और यहाँ का जो आंतरिक और लगभग पश्चिमी भाग में तूफान जो नगर वहाँ के टेम्परेचर में जो काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाती है और जून माह में तो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ के तूफान नगर का तापमान हो जाता है। इस ऋतु में प्रशांत महासागरीय उच्च भार की ओर से स्थल की ओर से हवाएं चलती हैं, यानी कि जल ये भाग से स्थल भाग की ओर हवाएं चलती हैं जो नमी युक्त होती हैं, आर्द्रता युक्त होती हैं और वर्षा प्रमुख रूप से करती हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण ये हवाएं आर्द्रता युक्त होती हैं जो कि वर्षादायक होती हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रमुख रूप से ये आप देख सकते हो कि जैसा कि अभी हमने शीत ऋतु का जो जिक्र किया था उसमें ये देख सकते हो कि तापमान किस प्रकार से दक्षिणी चीन में हम देख सकते हैं कि जहाँ 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, वहीं इसके ठीक उत्तर में हम देखते हैं कि तापमान जनवरी के महीने में शीत ऋतु का जो भी हमने जिक्र किया वहाँ कि -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ दिख रहा है। तो 32 डिग्री के टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है चीन के उत्तरी और दक्षिणी भागों में। दूसरी तरफ जो इसके सुदूर पश्चिमी भाग है वहाँ भी तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और चीन की जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ जनवरी की जो समताप रेखाएं हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बता रही है। तो चीन के लगभग मध्य से गुजरने वाली जो समताप रेखाएं हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को दर्शाती है। और उत्तरी चीन में इस समय लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस से तापमान लगभग अधिकांशतः एरिया कवर करता है। और चीन के दक्षिणतम भाग में तापमान धनात्मक रूप से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दूसरा, हमें ग्रीष्म ऋतु में भी इस प्रकार की जो दशाएं होती है उसको भी हम देख सकते हैं कि चीन में जो जुलाई की समताप रेखाएं होती हैं उसमें जो चीन का प्रशांत महासागर का तटवर्ती भाग है वहाँ 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान और उत्तरी भाग में लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रखता है। और हम कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पड़ता है, बाकी तापमान यहाँ अच्छी स्थिति में बना रहता है। जैसे ही हम इस सागर तटीय भाग से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं और दक्षिण भाग जो चीन का है जिसमें कि हम सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग की जो बीच वाला भाग है वहाँ की जो आंतरिक भाग है जिसे तो वहाँ तापमान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और आंतरिक भागों में जाने पे तापमान लगभग ग्रीष्मकाल में 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि तापमान जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो फिर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर क्योंकि ये भाग थोड़े से निम्नवर्ती भाग आ जाते हैं और फिर इसके सुदूर जब हम पश्चिमी भाग में देखते हैं तो यहाँ भी तापमान जुलाई के महीने में भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देखे जा सकते हैं। ये अक्षांशीय दृष्टि से भी इसका जो पश्चिमी भाग पे आपको दिखाई दे रहा है तापमान की स्थितियाँ ये काफ़ी अधिक उत्तरी अक्षांशों में भी हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके बावजूद भी यह तापमान हमें इतना देखने को मिल रहा है 24 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे चीन में वर्षा का। चीन की वार्षिक वर्षा के प्रारूप में स्पष्ट तय जो देखने को मिलता है ये है कि यहाँ कुल वर्षा जो होती है उसका लगभग 93% के आसपास जो होता है वह ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि चीन की जो जलवायु है वह मूल रूप से मानसूनी है, अर्थात मौसम के अनुसार चीन की जलवायु में बदलाव देखने को मिलता है जैसे कि भारत की जलवायु में मिलता है। चीन में जितनी भी वर्षा होती है उसका 93% के आसपास ग्रीष्म ऋतु में ही प्राप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि चीन में होने वाली ये 93% जो वर्षा है
ये लगभग आपने इस नाम सुना होगा टाइफून चक्रवात का। और ये जो चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, यहाँ जो इस प्रशांत महासागर में आने वाले जो ये टाइफून चक्रवात है वो इस सागर में उत्पन्न होकर के फिर चीन में प्रवेश करते हैं और चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक बरसात ये करते हैं। तो चीन में जो बरसात की मात्रा का क्रम भी है वह सामान्य रूप से हम देखते हैं कि चीन के दक्षिणी और पूर्वी भाग और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण भाग, यानी चीन के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा ये प्राप्त करने वाले भाग है, जहाँ वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक होता है। फिर उससे लगती हुई एक पट्टी जो होती है, जो चीन की दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाली वो पट्टी है, वहाँ बरसात का औसत हम देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक बरसात का औसत देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर चीन में हम एक क्रमिक रूप से देखते हैं तो चीन की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बरसात की मात्रा घटती जाती है और सुदूर उत्तर पश्चिम में जाने के बाद जो बरसात की मात्रा है वह लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाती है। ये चीन के बरसात की एक सामान्य स्थिति देखने को मिलती है। फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ ऋतुओं के अनुसार कैसे क्या बदलाव होता है बरसात की मात्रा में। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण से आर्द्र व वर्षा प्रदायी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यह आर्द्र हवाएं चीन में प्रवेश करती वर्षा आरंभ कर देती है। और वर्षा का वितरण मैंने अभी आपको बता दिया कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में इस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व में सबसे अधिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास से होती है। दक्षिण पूर्व वाला जो प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा, जिसको हमें देखें तो सिक्यांग नदी का जो बेसिन है या यूनान का जो पठारी प्रदेश है उसके दक्षिणी ढालों को हम देख सकते हैं कि सिक्यांग नदी के दक्षिण भाग और यूनान जो पठार है उसके दक्षिणी जो भाग है वहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है चीन में। फिर वहाँ से जैसे ही हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते जाएंगे वैसे बरसात की मात्रा कम होती जाएगी। चीन की वार्षिक वर्षा वाले मानचित्र को ध्यान से अगर स्पष्ट रूप से देखते हैं हम तो दक्षिणी पूर्वी चीन में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बरसात की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा प्राप्त होती है। सिक्यांग की घाटी में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से भी अधिक है। दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। उत्तरी चीन में बरसात का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। उत्तरी चीन का हम जिक्र करें, उत्तरी चीन से यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो यहाँ का हांगहो नदी है उस हांगहो नदी के उत्तर वाला जो भाग है, यानी कि पर स्पष्ट रूप से अगर कहें तो मंगोलिया से लगता हुआ जो यहाँ का पूर्वी भाग है उसको हम यहाँ उत्तरी चीन प्रमुख रूप से कहें तो उस भाग की बात है 50 सेंटीमीटर के आसपास। और बाकी जो मंगोलिया के दक्षिण में और मंगोलिया के पश्चिम में जो भाग यहाँ के चीन का जो टच है वहाँ तो बरसात की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी बहुत कम होती है। और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि मंगोलिया के ठीक दक्षिण, जिसको कि चीन में आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और ये आंतरिक मंगोलिया का जो क्षेत्र है ये इस उत्तरी चीन वाले भाग से लेकर के, यानी कि स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो ये जो लोएश वाला प्रदेश है इसके कुछ उत्तर से लेकर के गोबी के मरुस्थल से लेकर के फिर सुदूर पश्चिम तक का जो भाग है जिसमें कि तारिम बेसिन भी शामिल हो जाता है और जुंगेरियन बेसिन भी इसमें शामिल हो जाता है। ये जो पार्ट है यहाँ बरसात की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। और उत्तरी चीन से यहाँ आशय है कि मंगोलिया से लगता हुआ भाग और जो पूर्व की ओर है, यानी मंगोलिया के ठीक पूर्व का जो भाग है, जो चाइना वाला पार्ट है, उसको हम कह सकते हैं हांगो के ठीक उत्तर में जो भाग बटा है, एक सिरा एक निकला हुआ, जैसे कि आप इस मानचित्र में भी देख सकते हो कि ये मंगोलिया यहाँ जो है उस मंगोलिया के ठीक पूर्व में जो भाग दिखाई दे रहा है तो आगे की ओर निकला हुआ एक जो भाग है वहाँ की हम ये चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बरसात की ये तो हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भी देखा हमने उत्तर में चीन में बरसात का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम रह जाता है। मध्य चीन में तिब्बत का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण लगभग 75% ही यहाँ 75 सेंटीमीटर वर्षा ही ये प्राप्त कर पाता है। मध्य वाला जो भाग है चीन का जिसमें तिब्बत का पठार है वो वृष्टि छाया प्रदेश इसका एक भाग बन जाता है, क्योंकि जो हवाएं होती हैं, जो बरसात करने वाली हवाएं हैं, उनकी दिशा जो होती है यह दक्षिण
पूर्व से होती हैं और दक्षिणी पूर्व के जो सम्मुख ढाल होते हैं वहाँ तो वर्षा होती है और उनके विमुख जो ढाल होते हैं वहाँ बरसात प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दक्षिण चीन में चक्रवातों से भी वर्षा होती है, जैसा कि मैंने आपको टाइफून के विषय में बताया था। इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। ये चक्रवात कई बार चीन में बरसात के साथ साथ जन धन की भी अत्यधिक क्षति कर देते हैं। ये चक्रवात 250 सेंटीमीटर प्रति घंटे की 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं और इन्हीं के कारण चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक बरसात प्राप्त होती है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि चीन में कुछ अन्य जो वर्षा होती है मध्यवर्ती और उत्तरी भागों में कई बार हिम के रूप में होती है और वह जो वर्षा होती है वह भी चक्रवातों के कारण ही होती है। प्रतिचक्रवातें जो दशाएं यहाँ बनती है उसके कारण से भी बरसात होती है। शीतकाल के समय भी यहाँ बरसात देखने को मिलती है। कई बार जो चीन का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ भी शीतकाल में कुछ जो लौटते हुए मानसून से जैसे भारत में होती है वैसे कुछ भागों में बरसात वहाँ भी होती है और चीन के मध्यवर्ती और आंतरिक और पश्चिम भागों में भी छिटपुट इस रूप से बरसात वहाँ इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये थी हमने जो अभी जिक्र किया वो तो चीन की जलवायु दशाएं थी, कंडीशन ऑफ द क्लाइमेटिक ऑफ द चाइना, और जिसके बारे में मोटी मोटी जो चीज़ें थी उसको हमने प्रमुख रूप से जाना है कि ये किस प्रकार से चीन की जलवायु जो है वो है। और अब आगे आने वाले जो YouTube वीडियो होंगे उसमें चीन के बचे हुए जो टॉपिक है उनका हम आगे अब हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद।